जब कोई जजमेंट ठीक था, वो इतने ही काबिल थे, तो आगे फर्दर अपील्स क्यों हुई? अगर वो इतने ही काबिल थे, वो इतने ही सक्षम थे, तो ये अपीलें क्यों बनी? यानी कि उनकी भी कहीं ना कहीं जो काबिलियत है उस पर कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क आता है। समाज में कोई भी अगर आवाज़ उठाता है तो वो सबसे मजबूत आवाज़ होती है एडवोकेट की, जो किसी से नहीं डरता। नेता डर जाएगा, उसको वोट का डर होगा। पुलिस डर जाएगी, उसको नेता का डर होगा। सर वेलकम टू टाइम्स लॉ। सबसे पहले आपका टाइम्स लॉ में स्वागत है। और जैसे कि आप किसी नाम के मोहताज नहीं है, आपका बड़ा नाम है 30,000 में, और 30,000 दिल्ली का सबसे बड़ा बार है। और दिल्ली का नहीं, मैं कहूँगा कि एशिया का लार्जेस्ट बार 30,000 है। तो उसको आपने रिप्रेजेंट किया है 2 बार एज ए मेंबर एग्जीक्यूटिव और 2 बार एज ए ऑनरेरी सेक्रेटरी। तो मुझे आपके साथ बैठने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। तो सर, जैसा कि आप प्रेसिडेंट के लिए आ रहे हैं डीबीए के, दिल्ली बार एसोसिएशन के, तो सर आपका जो चुनाव लड़ने का है वो आपका सबसे पहला उद्देश्य क्या है सर आपका? आजम जी, जैसा अभी आपने कहा कि ये लार्जेस्ट बार है, ये लार्जेस्ट बार एशिया है, और पेरेंटल बार भी है और ओल्डेस्ट बार भी है। ये तीनों जो टाइटल हैं हमारी बार को मिले हुए हैं, और बहुत खुशी होती है इस बार का मेंबर होने में। नो डाउट कि मैंने 2 बार एज सेक्रेटरी इस बार को रिप्रेजेंट किया है, और अभी भी मेरा जो उद्देश्य है, जब डे 1 जिस दिन मैं यहाँ सेक्रेटरी बना था 2014 में, मेरे कुछ कंसर्न थे। वो कंसर्न मेरे आम मेम्बरान हैं, जो यंगस्टर हैं, उनको लेकर के थे। किस तरह से हम उनको एक बेटर रास्ता आगे उनके प्रोफेशन में दिखा सकें, उनको बेटर एकोमोडेशन दे सकें, यहाँ हम और क्या एक बेटर माहौल हम उनको दे सकें, इस पर पूरा प्रयास रहा। जिसके लिए हमने उस समय भी यहाँ नए चैम्बर लॉ बनवाए थे, और जो उस समय की कंडीशंस थी लाइब्रेरी की या चैम्बर्स, अदर चैम्बर्स की, उनको बेटरमेंट कैसे हम और ज़्यादा इम्प्रूव करके हम अपने यूथ के लिए वहाँ पर सुविधाएं ज़्यादा दे सकें। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, और जो चीज़ें मैंने उस अपने स्ट्रगल के पीरियड में देखी, उनके ऊपर ही मैं काम करना पसंद ज़्यादा करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि अगर हम यहाँ अपने यूथ को आज डायरेक्शन देंगे अच्छा, तो एक बहुत बेहतर लीगल फ्रेटर्निटी हम यहाँ तैयार कर पाएंगे। हम लेक्चर सीरीज़ में बहुत इजीली प्रोमिनेंट एडवोकेट्स को, प्रोफेसर्स को यहाँ बुला सकते हैं। मैंने अपने टेन्योर में वो किया है, जिससे हमारा यूथ आकर के एजुकेट हो। जुडिशियल एकेडमी आप देखते हैं, लेकिन एडवोकेट के लिए इस तरह कोई एकेडमी नहीं है। जो आप पढ़कर आ गए हैं, प्रैक्टिकली अगर जब आप देखते हैं तो वो बहुत डिफरेंट होता है यहाँ कोर्ट के जो भी प्रोसीडिंग है उससे। सर जैसे कि अभी वकीलों के सामने बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, वो तो यंगस्टर्स के सामने भी आ रही हैं और सीनियर लॉयर्स के सामने भी आ रही हैं। मेन चीज़ है कि वकीलों के अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए, उनके राइट कैसे सिक्योर किए जाएँ। तो सर आप अगर प्रेसिडेंट बने दिल्ली बार एसोसिएशन के, जैसे कि दिल्ली बार एसोसिएशन सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है, तो सर आप क्या कदम उठाएंगे उस दिशा में? सबसे पहले अजिम जी, आप देख रहे होंगे एक मुद्दा बार बार उठता है एडवोकेट प्रोटेक्शन का। जी सर। कोर्ट के पास में एक वेपन है, हालांकि वो दोनों तरफ से है। जिस एडवोकेट को उनको लगता है कि कुछ मिसबिहेव किया, जबकि मैं कहता हूँ कि ये वाइसे वर्सा होता है। अगर हम डे 1 पे अपने सभी जो हमारे मेंबर हैं उनको सिखाते हैं, अपने क्लाइंट्स को सिखाते हैं कि सामने बैठे हुए जो जज साहब हैं, इनको हमें आदर देना है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि हम किसी पर्सनल टेस्ट के लिए अपने कोर्ट में नहीं जाते, हम अपने क्लाइंट के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट में जाते हैं। वहाँ हमें कभी कभी बेंच से बिना वजह का एक गुस्सा झेलना पड़ता है, वो कंटेम्प्ट के रूप में सामने आता है। तो उनके पास एक बहुत तगड़ा वेपन है कंटेम्प्ट का, जिसका कई बार मिसयूज होता है। उसके बाद अगर हम बाहर देखते हैं, क्योंकि आप ही देखिए, जब हम किसी क्रिमिनल के साथ में डील कर रहे हैं, वो हमारा क्लाइंट भी हो सकता है, या हम उसको अपोज भी कर रहे हो सकते हैं, डिफेंड भी कर रहे हो सकते हैं, और ये मैट्रिमोनियल केसेस में और ज़्यादा बढ़ गया है। तो कभी कभी पर्सनल होकर के हम पर भी अटैम्प्ट होता है, हम पर भी हमला होता है। ऐसे एक नहीं, बहुत इंसिडेंट। मैं कहता हूँ महीने में 4-5 इंसिडेंट तो तीसरी में मैं खुद देखता हूँ। इन सब के लिए हमने एक लंबे समय से आ रही एक डिमांड है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रोटेक्शन एक्ट बन गया राजस्थान में, लेकिन पता नहीं क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ पर केप्ट मम। और वो जो प्रोटेक्शन एक्ट है जो बना, मैं राजस्थान का जो मैं अभी आपको उदाहरण दे रहा था, राजस्थान में
एक प्रोटेक्शन एक्ट बना है एडवोकेट के लिए, उसको मैंने देखा बहुत ही लचीला है। अब मारपीट पर 323 उस समय प्रोविजन में थी, 323 से मिलते हुए प्रोविजन उसमें डाल दिए गए। हमारा ही मानना है कि हम एक चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं, हम सोसाइटी के न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, तो पहले हम तो सेफ हो जाएं। तो एक सॉलिड ये प्रोटेक्शन एक्ट बने, बीसीआई से एश्योरेंस मिला, हम इस पे काम कर रहे हैं, बीसीडी से एश्योरेंस मिला। टिल डेट अब तक उसका मूर्त रूप लेकर के कोई सामने नहीं ला पाए हैं, जिसका खामियाजा हमारे मेंबर्स को बार बार भुगतना पड़ता है। यूँ तो एडवोकेट्स को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट का नाम दिया गया है, लेकिन जहाँ तक हम देख पाते हैं अभी तक एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट वाली कोई बात नज़र नहीं आती, कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलता उनको। और कई बार बेंच का, जैसे अभी आपने भी कहा कि कई बार यंग लॉयर्स को तो खासकर बेंच का गुस्सा भुगतना पड़ जाता है, और सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं होती है। अगर जुडिशियल ऑफिसर्स की अपनी मर्यादा है तो जाहिर सी बात है काला कोट पहने एडवोकेट्स की भी अपनी मर्यादा होंगी, तो कई बार वो गलत भी आ जाती है चीज़ें भी सामने, क्लाइंट के सामने अगर एडवोकेट को डांट दिया जाता है। तो सर आपको क्या लगता है कि यहाँ पे भी बाउंड्रीज तय होनी चाहिए जुडिशियल ऑफिसर्स की भी? आजम जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है, और मैं इसको बहुत ही बेबाकी से कहना चाहूँगा कि कोई भी जज वहाँ उस अगर सीट पर बैठा हुआ है, वो बाहर से गया हुआ है, उसने भी वही कानून पढ़ा है जो हमने पढ़ा है। वो 100% नहीं हो सकता। अगर कोई जज का जजमेंट 100% है तो उसकी अपील एक लोअर कोर्ट के जज की, डीजी साहब के यहाँ, डीजी साहब की अपील हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट की अपील डीबी में, और डीबी की सुप्रीम कोर्ट में, और इस तरह से आगे आगे अपील। जब कोई जजमेंट ठीक था, वो इतने ही काबिल थे, तो आगे फर्दर अपील्स क्यों हुई? अगर वो इतने ही काबिल थे, वो इतने ही सक्षम थे, तो ये अपीलें क्यों बनी? यानी कि उनकी भी कहीं ना कहीं जो काबिलियत है उस पर कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क आता है, कभी स्ट्रक्चर भी पास होते हैं। लेकिन वो जज साहब जब वहाँ सीट पर बैठ करके, जज साहब काम है दोनों पक्षों को सुन लें और निर्णय अपना आप दें, हमको कोई दिक्कत है तो हम उसके लिए अपील में जाएं। उनका ये काम बिल्कुल भी नहीं है कि वो हमको टीच करें, उनका क्या ये काम बिल्कुल भी नहीं है कि वो क्लाइंट से ये कहें कि कहाँ है तेरा वकील, वकील को लेकर क्या। वो गवर्नमेंट जॉब पर हैं, उनको जैसे छुट्टी का प्रोविज़न है, उनको छुट्टियां मिलती हैं। हमारा एक प्राइवेट वर्क है, हमारे को ऐसा कोई छुट्टी जैसा कोई प्रोविज़न नहीं है। लेकिन जो दिक्कतें, जिस दिक्कत के लिए एक जज छुट्टी लेता है, वो दिक्कत एक एडवोकेट के साथ भी होती है। उसे घर में कभी कभी कोई शादी ब्याह है, कोई डिमाइस है, कोई और प्रॉब्लम है, उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। लेकिन उस कंडीशन में जो बिहेव एक जज का होता है, मैं यह जज साहब नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं उन जजों के लिए ये चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ जिनका इस तरह का मिसबिहेव हमारे यंगस्टर के साथ होता है, हमारे एडवोकेट के साथ होता है, जो किसी भी कीमत पर कहीं से भी टॉलरेबल नहीं है। मैंने हमेशा अपने जितने मेंबर्स हैं उनको, अपने जो मेरे एसोसिएट्स हैं उनको, और खुद अपने सीनियर से मैंने ये सीखा है कि बार एंड बेंच में दिस इज आवर ड्यूटी, दिस इज आवर प्राइम कंसर्न, दिस इज आवर पैरामाउंट, कि हम उस चेयर को वो करें, रेस्पेक्ट दें। लेकिन जब भी जो आपने अभी कहा कि ये बाउंड्रीज तय होनी चाहिए, तो ये बाउंड्रीज का ये है कि ये वाइसे वर्सा होंगी। ये सम्मान तब तक आपको मिलेगा जब तक आप उस सम्मान के हकदार हैं। जिस मोमेंट आपकी लहजा चेंज होगा, आपका मिसबिहेव होगा, आप उन यंगस्टर्स को अकोमोडेट नहीं करेंगे, उनको हरास करेंगे उनके क्लाइंट के सामने, तो हम भी इस चीज़ को नहीं समझा पाएंगे आगे कि उस चेयर को रेस्पेक्ट किया जाए। रेस्पेक्ट करना दिस इज अवर ड्यूटी। लेकिन आप चाबुक लेकर के कंटेम्प्ट का हमेशा हमसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप बदतमीजियाँ करते रहें। अभी आपने इंसिडेंट देखा गाजियाबाद में, आपने इंसिडेंट देखा द्वारका कोर्ट में। ये इंसिडेंट बहुत अनफॉर्चुनेट है, ये एक्सेस है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये गाइडलाइन बेहतर होगा कि हमारी ऑनेबल अपेक्स कोर्ट एक गाइडलाइन के रूप में लोअर कोर्ट को दे दें। उनसे एक बड़ा गर्म मुद्दा है आज दिल्ली की, अगर हम बात करें खास दिल्ली की, यूँ तो तमाम ऑल ओवर इंडिया के एडवोकेट के सामने परेशानी है, लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें स्पेशल, तो पहले एलसी अपॉइंट होने का सिस्टम अलग था, और आज के टाइम में आरोप भी लग रहे हैं कि जजेस के रिश्तेदार जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, जो यंग हैं या थोड़े भी ओल्ड हैं, तो मतलब बाइज्ड हो रहे हैं, मतलब एलसी अपॉइंट करते हुए। मतलब तो सर ये आजम जी एक बहुत अनफॉर्चुनेट पार्टी हो गया।
ये कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि पॉलिटिकली जब हम लोगों की विल पावर कमज़ोर हो जाती है तो ऐसी चीज़ें होती हैं। कंस्ट्रक्शन है तो वो जुडिशल इंस्ट्रक्शन पे होगा, टेंडर है तो वो जुडिशल इंस्ट्रक्शन पे होगा। जितने भी आप ट्रिब्यूनल्स देखते हैं जुडिशल अपॉइंटमेंट होंगे। आप यहाँ पर 60 साल की जॉब करने के, 60 साल की एज तक जॉब करके, हाई कोर्ट में आप 65 साल की एज तक जॉब करके, सुप्रीम कोर्ट में आप 65 साल की एज तक अपना एज तक जॉब करके या जो भी आपका काम है वो करके आप रिटायर होते हैं। ठीक है, आप पास राइट है, आप वकालत करिए। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस, उन्हीं के पास तो वकालत का राइट नहीं है, बाकी तो सबके पास में वकालत का राइट है, आप कर सकते हैं। लेकिन नहीं, एक नया शौक आ गया है कि थिनकिन तो चल ही रहा था कि मैंने तेरे बेटे को जज बनाया था, अब तू कॉलेज में है भाई, अब मेरे बेटे को जज बनाना। ये एलिगेशन तो अब से नहीं, बहुत पहले से लगता आ रहा है। लेकिन अब एक नया एलिगेशन, ये एलिगेशन ही नहीं कहूँगा मैं, ये वास्तविकता को कहूँगा। जैसे ही कोई हमारे जज साहब रिटायर होते हैं, पहले ही तलाशना शुरू कर देते हैं कि अब वो किस ट्रिब्यूनल के हेड बनेंगे, किस कंज्यूमर फोरम के हेड बनेंगे। तो उससे जो डैमेज हुआ, जो हमारे 10 साल और 15 साल के हमारे एडवोकेट्स के पास में एक लिबर्टी थी कि वो इंटरव्यू दे करके वहाँ जा सकते हैं, वो आपकी जगह ऑक्यूपाई कर दी। उधर पेंशन ले रहे हैं, उधर वो जगह ऑक्यूपाई कर दी। हमारे राइट को इन्फ्रेंच क्रॉस हो रहा है। आपकी जैसा भी आपने कहा कि पहले जज होते हैं और उसके बाद में ट्रिब्यूनल के हेड बन जाते हैं, तो मेरा भी उससे मिलता जुलता अगला क्वेश्चन सर ये है कि जब एक एडवोकेट 10 साल की प्रैक्टिस के बाद हाई कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल है, तो क्या एक एडवोकेट किसी ट्रिब्यूनल का हेड बनने के लिए एलिजिबल? मैं वही आपसे कह रहा हूँ, है, बनते हैं, लेकिन आपने 10 सीट हैं, 10 सीट में से आपने 8 सीटें तो भर दी इस तरह से जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए। रेस्ट ऑफ 2, यानी कि जो -8 हुआ वो किसका गया? वो मेरे भाइयों का गया ना। ऐसे ही आर्बिट्रेशन, ऐसे ही मीडिएशन, बड़े बड़े जो आप आर्बिट्रेशन अगर करते हैं या आपके कुलिक करते हैं, उनका आप फीस देखना, और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस का जो आर्बिट्रेशन है उसकी आप फीस देखना। काम किसका गया? इसके बाद मीडिएशन में कई बार नहीं 20 बार ये एलिगेशन लगे हैं मीडिएशन में कि वहाँ केसेस मार्क होने की अलग पैटर्न है। सर जैसे कि आपने 30 हज़ारी को रिप्रेजेंट किया है, डीबीओ को रिप्रेजेंट किया है, तो अगर नेक्स्ट आप पावर में आते हैं तो कई बार चैम्बर्स का मुद्दा भी उठता है कि कंस्ट्रक्शन को लेकर भी इशूज़ होते हैं। ज़रा आप आवाज़ कैसे उठाएंगे एडवोकेट्स की? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी आकर के एग्जीक्यूटिव बैठती है उसका भी कंसर्न, प्राइम कंसर्न रहता है, मेरा भी कंसर्न रहा है। मैंने जब भी यहाँ आया तो मैक्सिमम मैंने कोशिश की कि शॉप्स वगैरह ना बनवा करके वो एकोमोडेशन बनाई जाए जहाँ पर एक हॉल में सारी सुविधाएं दे करके मेरे वहाँ मेंबर्स बैठ सकें। और उसी संदर्भ में मैंने काफ़ी हॉल को रिफर्बिश कराया, लगभग तोड़ करके उनको नया बनवाया, चाहे वो गजान ब्लॉक है या हमारे सिविल साइड के जितने भी बार रूम्स है सारे, और नए ब्लॉक भी मैंने बनवाए, जैसे कि आपका APJ अब्दुल कलाम ब्लॉक है या हमारा शहीद भगत सिंह ब्लॉक है, इस तरह के ब्लॉक एक्सटेंशन है, इस तरह के ब्लॉक मैंने बनवाए। लेकिन ये नाकाफ़ी है। आज अगर आप देखें तो बार काउंसिल दिल्ली का जो रजिस्ट्रेशन जाता है वो नियर टू 1,85,000 अप्रॉक्स कुछ हिस्सा से है, और मेरी बार की मेंबरशिप मोर देन 35,000 है। यहाँ चैम्बर नाकाफ़ी है, सिटिंग स्पेस नाकाफ़ी है, ये मैं एडमिट करता हूँ। ऐसा नहीं है इसके लिए हम विजिलेंट नहीं हैं। जैसे ही हम लोग दिसंबर 2019 में पदभार मतलब जीते, तो जनवरी में पदभार लेते ही हमने पहली हमारी मीटिंग जस्टिस एंडलो साहब से हुई। वो हमारी बार के ही मेंबर रहे हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि आप कॉपरेट करिएगा, चैम्बर्स देने के लिए हम तैयार हैं। तो मैं आज भी कहता हूँ कि ये जो बिल्डिंग हमने अक्रॉस द रोड बनाई है, इसको अगर कॉन्फिडेंस में लिया गया होता, कोई भी कमेटी होती, तो वो बिल्डिंग 30 यारी में 2.5 एकड़ 2 एकड़ का लैंड खाली पड़ा हुआ है। अबेंडेंट कंडीशन में 62 या 68 मकान थे, वो मैंने ही डिमोलिश करवाए थे। और यहाँ जंकयार्ड हुआ करता था, वो मैंने ही हटवाया था जब मैं 2014, 15 और 16 में मैं सेक्रेटरी था। यहाँ जगह पर अक्रॉस द रोड कितना मुश्किल है। कोई आज की डेट तक ना एलिवेटर है ना लिफ्ट है। जज साहब की गाड़ी तो वहाँ जाती है सीधे, और जज साहब अपना लिफ्ट में बैठते हैं, ऊपर चले जाते हैं। लेकिन मेरा एक एडवोकेट भाई जो 60 से ऊपर की एज का या 60 की एज का भी है,
उसके कितना मुश्किल है, इतना रश में, या तो वो ट्रैफिक में रोड पार करे या फिर वो सीढ़ियाँ चढ़े फिर सीढ़ियाँ उतरे। ये सब चीज़ें हैं कि एक एडामेंसी है जुडिशरी की, नहीं हमें तो अपने अकॉर्डिंग करना है। आप कॉन्फिडेंस में लीजिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कमेटी इस बात को मना करती कि ये बिल्डिंग यहां भी बन सकती थी। जितने एरिया में और बार बनी हुई हैं या कोर्ट्स बने हुए हैं, उससे ज़्यादा जगह हमारी 30 में आज भी खाली है। जुडिशरी अगर करने पर आए, जिस तरह से मिसयूज पैसे का हो रहा है, अगर ठीक से यूज़ करें तो जो हमारी ऊपर वाली पार्किंग है उसमें लोअर 2 और 3 लेयर पार्किंग बन जाती। मैंने सामने कश्मीरी गेट का भी एमएलए साहब को भी एक रिप्रेजेंटेशन दिया था कि वहाँ हमारी आप 4 लेयर बना दीजिए, 2 लेयर एमसीडी करे, 2 लेयर हमारी फ्री पार्किंग एडवोकेट्स के लिए कर दीजिए। कोई करना नहीं है। यहाँ पर इतना बड़ा पार्किंग है, इस पार्किंग लॉट में हमको गाड़ियाँ खड़ी करनी है, आप हमारे को नीचे पार्किंग लॉट कर दीजिए, ऊपर हमारी कोर्ट रूम से हमारे चैम्बर कर दीजिए। लेकिन करने की इच्छा नहीं है। सिर्फ एडवोकेट्स को इस लीगल फ्रेटर्निटी में, क्योंकि समाज में कोई भी अगर आवाज़ उठाता है तो वो सबसे मजबूत आवाज़ होती है एडवोकेट की, जो किसी से नहीं डरता। नेता डर जाएगा, उसको वोट का डर होगा। पुलिस डर जाएगी, उसको नेता का डर होगा। पुलिस नेता डर जाएंगे जज से, जुडिशरी से, कि उनको अपने ऊपर कंटेम्प्ट का या और चीज़ का डर होगा। लेकिन अगर कोई कम्युनिटी है जो सच्चाई की सही से आवाज़ उठा सकती है बिना बायसनेस के, क्योंकि लीगल फ्रेटर्निटी से ये आवाज़ आती है कि कॉलेजियम सिस्टम ठीक नहीं है, आप ऐसे भाई भतीजे करके मत चूज़ करिए, या कोई भी चीज़ आती है वो लीगल फ्रेटर्निटी है, या आपका स्टेप ठीक नहीं है, तो सिर्फ एक लीगल फ्रेटर्निटी है। उसको कमज़ोर, उसको सप्रेस, उसको डिप्रेस करने का काम हमेशा होता रहा है। मैंने हमेशा देखा है कि बार एंड बेंच ये माना गया है कि भाई दोनों एक ही सिक्के के, एक ही कॉइन के दोनों एक हेड एंड टेल हैं, दोनों ऑफिसर ऑफ कोर्ट हैं, दोनों को रेस्पेक्ट है। लेकिन सिर्फ कहा गया और ये लिखा गया है। एडवोकेट से जुडिशरी ने हमेशा ये उम्मीद की है कि ये तो सारे फ्री के केसेस करें, दुनिया का भला करने का ठेका इनको मिले। गवर्नमेंट को भी यही लगता है। लाखों करोड़ों रुपए का यहाँ पर फंड आता है, लेकिन वो इसी कोर्ट कंपाउंड में, केवल इस कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, सिर्फ कोर्ट कंपाउंड के अंदर टाइलें तोड़ना, दोबारा लगाना, एसी 4 साल वाले हटा करके नए एसी लगाना, नए फैन, नए चेयर, इनके कॉन्ट्रैक्ट, उसमें सबको पैसा खर्च कर दिया जाता है। दे नेवर टर्न अप, दे नेवर सी कि भाई हमारे यहाँ वॉशरूम की हालत। मैं तो इस चीज़ के लिए हमेशा एडमायर करता हूँ। हमारे डीजे हेडक्वार्टर हुआ करते थे गिरीश कटवालिया जी, बाद में अब वो दिल्ली हाई कोर्ट में है। मैंने उनसे एक छोटी चीज़ कही कि सर आप मेरे वॉशरूम देखिए, आप मेरे ब्लॉक आकर देखिए, हम पर इतना पैसा नहीं है, आप पर करोड़ रुपए का फंड आता है, हम भी आपके पार्ट एंड पार्सल हैं। उन्होंने आकर के खुद देखा। बल्कि इनफैक्ट मैं सिविल साइड में लेडी वॉशरूम के लिए मैंने जब छुट्टी वाले दिन उनको बुलाया, लेडी अटेंडेंट साथ जब वो जाकर के उन्होंने देखा, बोले ये हालत, मैंने कहा ये हालत है। मैंने कहा हमारी लाइब्रेरी देखिए, इतनी बड़ी बार है, हम कैटर नहीं कर सकते, बहुत नॉमिनल सा हम 75 रुपये लेते हैं, 60-70 रुपये का हम एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वो भी 7,000 और 8,000 के उसमें मेंबर्स को देते हैं, पूरे मेंबर भी वो पैसा नहीं देते। दुख की बात है, और जिस तरह से ये प्रोसीजर इन्होंने बना दिए हैं, जिस तरह से ये, मैं तो ये कहूँगा कि आज की डेट में आप प्रेसिडेंट यूके को वोट देना चाहें या यूएसएसआर को वोट देना चाहें या कहीं पर भी वोट देना चाहें, वो वोटर का भी इतना वो नहीं होगा टिपिकल प्रोसेस, जितना कि आईएएस बनने से थोड़ा सा ही कम रह गया है, जो प्रोसेस जुडिशरी ने बार बार इंटरप्ट करके, इंटरफेयर करके, अन्य से इंटरफेयर करके हमारी बारों का बना दिया। इतना ध्यान कभी उन्होंने हमारे सुमोटो लेते हमारे किसी और कॉज पे लिया होता, गवर्नमेंट को हड़काया होता कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप क्या तमाशा कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर बीसीटी से एनरोल्ड 1,50,000 एडवोकेट्स में से आप 50-60,000 को तो मेडिकल बेनिफिट्स दे रहे हो, बाकी लोग जो एनसीआर में उन्होंने क्या गुनाह किया है, वो ना तो हरियाणा गवर्नमेंट से ले सकते, ना यूपी गवर्नमेंट से ले सकते। अगर वो सोनीपत से आ रहा है कोई भाई मेरा, कोई गाजियाबाद से आ रहा है, नोएडा से आ रहा है, वो बेनिफिट कहाँ से लेगा? टोटल दिल्ली में रहते ही नहीं कुछ। मैं वही दुख की बात कह रहा हूं, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर ध्यान देती, ना स्टेट गवर्नमेंट इस पर ध्यान देती है। सिर्फ दोनों जगह वोट बैंक की पॉलिटिक्स चलती है। जुडिशरी इस चीज को देख करके भी अनदेखा करती है। भाई तुम इतनी चीजों को सोमोटो ले लेते हो। इस पर पिटिशन गई थी कि हम लोगों को भी भाई शामिल किया जाए, बार काउंसिल हमको भी ये मतलब जो फैसिलिटी सबको मिल रही है वो बाकी और लोगों को मिले। 1/3 लोगों इस एरिया में कवर हो रहे हैं, इस स्कीम में कवर हो रहे हैं।
रेस्ट ऑफ द 70% मारा फिर रहा है। तो सर जैसे कि यंग लॉयर से जूनियर नए नए वकील आते हैं, बनते हैं जब शुरू में, तो सीखने का पार्ट ज़्यादा पढ़ाया जाता है हर किसी को कि आप पहले सीखो, लेकिन क्योंकि पेट तो खाना मांगता है और सीखने से खाली काम चलेगा नहीं जी। तो सर अगर आप, क्योंकि मदर बॉडी होती बार काउंसिल किसी भी स्टेट की, अगर आप बार एसोसिएशन में भी चुन के जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप बार काउंसिल में भी अपना दखल रखते हैं। तो अगर आप बार काउंसिल में बार एसोसिएशन की आवाज़ को कैसे उठाएंगे जो जूनियरशिप कर रहे हैं लोग उनके लिए? देखिए, मैं इस चीज़ को अजम जी बहुत ही, और आपने अभी कहा है कि जुडिशरी इंटरप्ट करती है बार बार, जिससे कभी जुडिशरी इंटरप्ट करके फीस इनरोलमेंट की घटाई है, तो हम ना चाहते हुए कि जुडिशरी इंटरप्ट करे फिर दोबारा इसमें जूनियर लॉयर के लिए कुछ स्कीम वगैरह। मैं उसी बात पर कहता हूँ, इसको हमारा एक कलेक्टिव एफर्ट्स से ये चीज़ें हो सकती हैं। कलेक्टिव एफर्ट्स में से बार एसोसिएशन, बार काउंसिल और जुडिशरी, वो किस तरह से, वो मैं एक बार आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। बार एसोसिएशन लेवल पे ये हो सकता है कि जो भी हमारा फ्रेशर्स आ रहा है उसके लिए प्रॉपर एक पोर्टल हो जिसमें वो अपने आप को रजिस्टर कराए, और दूसरे पोर्टल पे हमारे वो सीनियर जिनको वो उस तरह की जूनियर्स की रिक्वायरमेंट है। हमारे जूनियर्स का मतलब हमारे एसोसिएट, यंगस्टर, हमारे छोटे बहन और भाई उस पोर्टल को देखते हैं, उनको सिविल में जाना है वहाँ अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, क्रिमिनल में जाना है वहाँ अपने आप को रजिस्टर कराएं। सबसे पहले जरूरी है कि वो उस मैच में चले जाएं जिस ब्रांच में वो आगे अपने आप को लेके आना चाहते हैं, उन सीनियर के पास चले जाएं। और जाहिर सी बात है कि एक स्टार्टिंग में तो सीनियर नहीं दे पाते, खासकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब हम चीज़ों को समझना शुरू हो जाते हैं तो ये लंबे समय तक नहीं, साल के बाद वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इनिशियल स्टेज पर बार काउंसिल में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो एक मिनिमम सा स्टाइफंड, कम से कम जब आप लॉ कर लेते हैं घर से आपको किराए के पैसे ना लेने पड़े, इतना, और कुछ पॉकेट मनी आपका निकल जाए, फिर धीरे धीरे आप मैच्योर हो जाते हैं, धीरे धीरे आप समझ जाते हैं, धीरे धीरे आप सक्षम हो जाते हैं। स्टार्टिंग। सर एक क्वेश्चन और है, जैसे कि लिटिगेशन में और कॉर्पोरेट में जाते हैं लोग, तो सर कौन सा आपके एक्सपीरियंस की वजह से मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ? दोनों चीज़ें ठीक है मेरे हिसाब से, बट मैं कहूँगा अगर आप एडवोकेट हैं और ये रास्ता आपने चूज़ किया है, लॉ किया है आपने, तो बेटर होगा कि आप लिटिगेशन में आएँ। आप अपनी फुल कॉम्पिटेंसी जैसे टेस्ट मैच में दिखा पाते हैं, फुल कॉम्पिटेंसी आप दिखा पाते हैं जब आप लिटिगेशन में आते हैं। वैरायटी ऑफ केसेस, डिफरेंट नेचर ऑफ केसेस आप हैंडल करते हैं। कॉर्पोरेट भी ठीक है, बट वहाँ पर एज ए क्लर्क कम ज़्यादा होता है, तो एज एन एडवोकेट मैं कहूँगा अपने अपने नज़रिए हैं वो भी ठीक है, बट मैं लिटिगेशन प्रेफर करूँगा। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए, और बेस्ट ऑफ लक सर। आप उम्मीद करते हैं कि आप बार में आए और अपने जो विज़न आपने बताया और आप वो पूरा करें, और सभी का जो यूथ है उसके लिए, हक के लिए उनके काम करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़।